रात के लगभग 7 बज रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए प्लेन आकाश में चक्कर लगा रहा था। विंडो सीट पर बैठी सुनंदा की नज़रें पल पर करीब आते एयरपोर्ट की झिलमिल करते सितारों सी रोशनी पर टिकी हुई थी। पूरे 4 बरस बाद उसके पांव भारत की धरती पर पड़ने वाले थे। अपनों से मिलने और अतीत के एहसास से जुड़ने का विचार ही मन को उद्विग्न कर रहा था। अपनों से मिलना और अपनी धरती से जुड़ना कितना सुखद होता है, यह वही बता सकता है जो बरसों अपनी धरती से दूर रहा हो। हमेशा की तरह प्लेन के लैंड करने के बाद भी वह सीट पर बैठी थोड़ा भीड़ के कम होने का इंतजार करती रही कि तभी उसके सामने वाली सीट का थामने वाले हाथ पर उसकी नज़र गई। वह एक बेहद खूबसूरत किसी लड़की का लंबा पतली उंगलियों वाला हाथ था, जिसमें हीरा जड़ा अंगूठी दमक रही थी। न जाने क्यों वह हाथ उसे बहुत ही जाना पहचाना अपना सा लगा। अचानक उसे एक झटका सा लगा। ऐसा हाथ तो सिर्फ और सिर्फ मानवी का ही हो सकता था। हीरे की अंगूठी का भी उसे कितना शौक था। उसने मुड़कर उस औरत की तरफ नजरें घुमाई। उसने अपना पूरा चेहरा ओढ़नी से ढक रखा था, फिर भी कद काठी मानवी से ही मिलता जुलता था। वह झट से अपना बैग उठाए उस भीड़ का हिस्सा बन गई। जाने क्यों उसे लग रहा था वह औरत दूर होते हुए भी तिरछी निगाहों से उसे ही देख रही थी। तभी उसके पैरों में जैसे ब्रेक लग गया। अपने बचपन की सहेली मानवी से मिलता जुलता कदकाठी देखकर जिस लड़की के पीछे सुनंदा भाग रही थी, वह मानवी कैसे हो सकती थी। आज से पूरे 6 साल पहले उसकी आंखों के सामने जिस मानवी के अस्तित्व का विसर्जन गंगा में कर दिया गया था, उसके दिख जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पर मन का कोई क्या करे, जहाँ भी थोड़ी गुंजाइश नजर आती है असंभव को भी संभव मान लेता है। सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकली तो इधर उधर उसकी निगाहें अपने ममेरे भाई सुबोध को खोजने लगी। इतने बरसों बाद यहाँ आना भी तभी संभव हो पाया था जब मामा जी ने सुबोध की शादी हाजीपुर के अपने पुश्तैनी मकान से ही करने का फैसला किया था। सुबोध को ढूंढती उसकी निगाहें सामने एक काले रंग की कार पर पड़ी, जिसमें वह औरत बैठ रही थी। बैठने के दौरान अचानक उसके चेहरे से ओढ़नी सरक गई, जिससे उसका चेहरा अनावृत और हो सुनंदा की आंखों के सामने आ गया। मानवी की ही सूरत थी, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गई थी। उसके नसों में दौड़ता खून जैसे जम गया था। वह जड़बत उसे निहारती रह गई। बस पल दो पल में ही कार का दरवाजा बंद हुआ और कार आगे बढ़ गई। कार के आगे बढ़ते ही सुनंदा को जैसे होश आया हो। वह मानवी का नाम पुकारते हुए उसके पीछे भागी, पर कार तेजी से आगे बढ़ गई और सामने से सुबोध आ गया। उसे संभालते हुए बोला, दीदी आपको क्या हो गया है, कहाँ भागी जा रही हैं? सुबोध की आवाज़ से जैसे उसकी चेतना वापस आ गई। कुछ नहीं, यूं ही कोई परिचित दिख गया था। उसके पांव स्पर्श कर सुबोध सामान गाड़ी में व्यवस्थित करने लगा। जब दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले, सुबोध खुश होते हुए बोला, दी मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच आप मेरी शादी में आ गई हैं। अपने सबसे प्यारे भाई की शादी में भला मैं कैसे नहीं आती। फिर दोनों बातों में मशगूल हो गए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक मन में मानवी को लेकर उमड़ते घूमते प्रश्न होंठों पर आ ही गए थे। सुबोध, तुम भी तो उस दिन सबके साथ थे जब मानवी को लोग शमशान घाट ले गए थे। क्या तुम लोगों ने वास्तव में मानवी को ही जलाया था या वह कोई और थी? अचानक से ये आप कैसे प्रश्न कर रही हैं दी? मानवी को मरे हुए लगभग 6 साल गुजर गए हैं। खुद उसके चाचा ने उसकी शिनाख्त की थी। उसके अस्थि विसर्जन के समय आप भी वहां उपस्थित थी। फिर भी वह वाक्य अधूरा छोड़कर उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसका दिमाग भोरा गया हो। वह सुबोध की शादी में आई थी। दूसरी कोई बात पूछने के बदले मानवी के विषय में पूछना उसे खुद ही अटपटा सा लगा। वह थोड़ी लज्जित होते हुए बोली, सुबू तू तो मेरा बचपन से ही राजदार रहा है। फिर मैं आज कैसे तुमसे ये ना कहती कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एयरपोर्ट पर मानवी को देखा था। तुमने भी तो मुझे उसके पीछे भागते देखा था। इतने दिनों बाद आप आई हैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आ जाना स्वाभाविक ही है।
हो सकता है उसकी यादों में उलझा आपका दिमाग किसी दूसरी लड़की में उसे ढूंढ लिया हो। आप हैं भी तो बहुत भावुक ना। उसे हल्के से चपत लगाते हुए जमाते हुए हंसकर सुनंदा बोली, चुप कर, ज्यादा अपनी साइकोलॉजी मत बगार, इतनी अकल है मुझ में। बातें करते करते पटना से हाजीपुर का रास्ता, जो करीब आधे घंटे का था, कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। जब कार उसके चिर परिचित निहाल के दरवाजे पर आ रुकी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सामने ही मामी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह कार से उतरकर सीधे उनके गले से जा लगी। मामी उसे अपनी बाहों में घेरे में लिए अंदर आ गई। बरसों बाद एक बार फिर उसने आत्मीयता और प्यार ने उसे अंदर तक भिगो दिया। वैसे भी मामी उसकी माँ से कम नहीं थी। माँ के इस दुनिया से जाने के बाद वह मामी की ममता के आगोश में ही पली बड़ी थी। मामा मामी की इकलौती संतान सुबोध उसके लिए अपने भाई से भी बढ़कर था। यही उसे मानवी जैसी दोस्त मिली थी, जो उसकी बहन जैसी थी। फिर भी जब मानवी मुसीबत में पड़ी तो वह उसकी सहायता नहीं कर पाई थी, जिसका मलाल आज तक उसे सलाता है। तभी मामी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कहाँ खो गई बिटिया? परदेश क्या बसी? हम सब तेरे लिए बेगाने ही हो गए हैं। नहीं मामी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में आपसे ज़्यादा मेरा अपना कोई नहीं है। आप ही मेरी माँ हो। शादी ब्याह के माहौल में मामी को कैसे समझाती कि जब से आई है उसका मन मानवी में ही उलझा हुआ था। न जाने क्यों धीरे धीरे उसका विश्वास पक्का होने लगा था कि मानवी जिंदा है। वह पूरे 2 महीने की छुट्टी में आई थी। कितने ही लोगों से मिलना था, अब जाने कब आना संभव हो। यह सोचकर ही आई थी कि इस बार निश्चित रूप से मानवी के मौत की मिस्ट्री सुलझा कर ही जाएगी। पर शादी के माहौल में वह इसकी चर्चा किससे करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। घर पर आए लोगों और रिश्तेदारों से ही बातें करने में व्यस्त थी। रात में मामी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया था, जिसकी ईंट ईंट पर अतीत की यादें बिखरी पड़ी थी। उस बेहद थके होने के बावजूद सुनंदा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह टहलते हुए खिड़की के पास तक आ गई थी। खिड़की के सामने ही मानवी के घर का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। चांदनी रात में भी वह विशाल हवेली नुमा मकान अजीब तरह का मनहूसियत समेटे किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। इस हवेली में न जाने कितने राज दफन थे। कभी हवेली के इस पिछले हिस्से में फल फूलों से लदा एक सुंदर बगीचा हुआ करता था। वह जगह अब लंबे लंबे घासों और जंगली पेड़ पौधों से भरा पड़ा था। कई से भरी दीवारों पर उग आए बरगद और पीपल के पेड़ों ने उस मकान को और भी मनहूस बनाकर रख दिया था। वह कुछ देर तक उस मकान को यूं ही देखती, अतीत के गलियारों में भटकती मानवी को याद करती रही। फिर बिछावन पर आ लेटी। तभी उसे लगा उस कमरे की खिड़की पर एक साया सा खड़ा है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। वहाँ कौन है? उसकी आवाज़ सुन खिड़की पर खड़े साये ने थोड़ी हरकत हुई, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह खिड़की की तरफ लपकी। एक साया तेजी से उसकी खिड़की से हटकर मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। एक पल के लिए लैंप पोस्ट की रोशनी पड़ी तो उसमें स्पष्ट दिखा। वह मानवी की ही आकृति थी। वहीं पर रुककर वह आकृति पलटी और उसे बाहर आने का इशारा किया। वह सन्न खड़ी रह गई। तो क्या मानवी की आत्मा भटक रही है, या मानवी अभी भी जिंदा है? न चाहते हुए भी उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर सुबोध उसके कमरे में आ गया, जो शायद अब तक जगा हुआ था। क्या बात है दी, कोई था क्या? आपको मानवी फिर से दिख गई क्या? वह अवाक निशब्द खड़ी उसके प्रश्नों को सुन रही थी। उसका उड़ा हुआ पसीने से तर चेहरा देखकर ही वह सब समझ गया था कि उसकी दी को फिर से मानवी की कहीं आसपास होने का भ्रम हो गया है। फिर तो उसी कमरे में वह अपना खाट खींच लिया और वहीं सो गया। सुनंदा ने अभी राहत की सांस ली और आंख बंद कर सोने का प्रयास करने लगी, पर वह सो नहीं सकी थी। रात भर मन अतीत के गलियारों में भटकता रहा था। जब सुनंदा की मां मरी थी, वह मात्र 10 वर्ष की थी। उसके पापा ऑफिस के काम से अक्सर दूर पर रहते थे।
इसलिए सुनंदा को मामा मामी को सौंप दिया था। उसके मामा मामी सुबोध के साथ हाजीपुर के अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। उसके मामा वहाँ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बॉटनी पढ़ाते थे। सुबोध उस समय लगभग 5 वर्ष का था। सुनंदा का उसके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ता था। दोनों जैसा मामा मामी भी सगी बेटी की तरह उसे प्यार करती थी। मानवी मामा के घर के बगल में बने कोठी नुमा मकान में रहती थी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आगे हम सुनाएंगे मानवी का क्या हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, कैसे फिर मानवी जिंदा हुई। टू बी कंटिन्यू।